जय हिंद दोस्तों। मोस्ट अवेटेड एनटीपीसी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। आरआरबी ने एनटीपीसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। सेंटर नंबर 05/2024। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म भरना कब से चालू होने वाला है। तो 14 सितंबर 2024 से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024। बट आप लास्ट डेट को वेट मत करिए। लास्ट डेट जैसे 13 तारीख है तो आप 6 से 7 अक्टूबर तक फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, फिर बाद में वही है, वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, वेबसाइट बहुत स्लो हो जाता है और बहुत से लोग का इस चक्कर में फिर फॉर्म छूट जाता है ना। फोटो अपलोड नहीं हो पाता, फिर पेमेंट में दिक्कत होता है, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो आप लेट नहीं करेंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भर दीजिए, सेफ साइड में रहेंगे। उसके बाद जैसे कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आप देखते हैं कि आपने कुछ कहीं गलत भर दिया। सपोज करें 10 का परसेंटेज पूछा था, आपको 71 भरना था, आपने 71.2 कर दिया। ऐसे बहुत सारे कुछ भी मिस्टेक्स हो गया है, तो उसको करेक्शन करने के लिए रेलवे आपको एक बार फिर से मौका देता है। मॉडिफिकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसका डेट जो है वो रहेगा 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना। 3 चीज़ें आप नहीं बदल सकते। एक, किस ज़ोन से आप फॉर्म भर रहे हैं, है ना। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर और तीसरा ईमेल आईडी। ठीक है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यानपूर्वक भरिए आप, क्योंकि रेलवे आपसे जो कम्युनिकेट करेगा वो ईमेल आईडी के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। चाहे आपका ई कॉल लेटर माने एडमिट कार्ड आना हो, चाहे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रैवलिंग के लिए फ्री पास प्रोवाइड करवाता है रेलवे, वो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल आईडी पर ही आएंगी। तो बड़ा ध्यान से भरेंगे और पर्सनल ईमेल आईडी ही डालेंगे। ठीक। और ये 3 चीज़ें बदलेंगी भी नहीं, है ना। आरआरबी ज़ोन की बात करें तो आरआरबी ज़ोन इट्स लाइक अ बोर्ड। 21 ज़ोन्स हैं, अपने-अपने ज़ोन्स वाले फिर क्या कराते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें नहीं बदलेंगी। 5 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज़ निकली हैं। ये देख लीजिए, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसे गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, जूनियर काउंटर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब इसके नाम में ही टाइपिस्ट है, तो आप समझ गए होंगे टाइपिंग आना चाहिए, है ना। और क्या वर्ड्स पर मिनट, क्या स्पीड रहनी चाहिए, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। मतलब पेशेंस के साथ बने रहिए, परत दर परत सब चीज़ें आपको मिलते जाएंगी, खुलती जाएंगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम सारे डिटेल्स लेते जाएंगे नोटिफिकेशंस के, बट पेशेंस के साथ आपको बैठे रहना। देखिए, आज तक का रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि जब कभी भी वो एग्जाम्स देता है ना, तो जैसे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, अनारक्षित वर्ग जो है, अनरिजर्व कैटेगरी, तो उनका एज ग्रुप रहता था, माना किस एज ग्रुप वाले एग्जाम दे सकते हैं, वो हुआ करता था पहले 18 टू 33 ईयर्स। 33 ईयर्स और 18 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनका एज इनके बीच में, वो एग्जाम दे सकते थे। बट कोविड के पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, रेलवे अब जो भी नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं या जो भी वैकेंसीज निकाल रहे हैं, उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मतलब पहले जनरल कैटेगरी वाले जो अपर एज लिमिट था 33 ईयर्स था, अभी वो अपर एज लिमिट कितना हो गया है, 36 ईयर्स। मतलब 18 से 36 साल के बीच के जो भी युवा वर्ग है वो इसे फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन और जाहिर सी बात है, जब अनरिजर्व कैटेगरी का बढ़ा हुआ है तो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और एससी एसटी कैंडिडेट्स का भी बढ़ेगा। तो खैर, इसका भी डिटेलिंग कि किन दो डेट्स के बीच वाले फॉर्म को भर सकते हैं, वो डेट्स अभी हमको आगे पता चल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सैलरी भी दे दिया है कि इनिशियल पे कितना रहेगा स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, दैट इज 35,400। आपको इसका अंदाजा होगा कि कुछ समय के बाद ये 1 लाख क्रॉस कर जाता है इनका सैलरी। गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी ओवर टाइम वगैरह मिला करके इनका भी सैलरी जो है वो 1 लाख क्रॉस कर जाता है। हालांकि इनके पास पर्सनल टाइम बचता नहीं है, बहुत ही एक तरीके का टाइम नहीं बचता इन सब जॉब्स में, हम ये कहें तो। ठीक है। और आगे देखते हैं, टोटल वैकेंसीज जो निकल रही हैं, दैट इज 8,130। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो इतनी वैकेंसीज आपको मिलने वाली। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है यहाँ पर कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, वो फॉर्म को नहीं भर सकते। तो रेलवे स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। हो सकता है कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, वो ये सोचे कि भाई जब तक रेलवे का एग्जाम होगा मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कि शुड नॉट अप्लाई,
बट फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं। फॉर्म भरने के समय आपके पास आपका रिजल्ट नहीं था, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया और थोड़ा सा चालाकी दिखाया, चतुराई किया, तो रेलवे स्पष्ट बोल दिया है कि किसी भी स्टेज में अगर रेलवे को ऐसा थोड़ा भी लग गया कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है या कोई भी ऐसा माल प्रैक्टिस किया है ना, जो कि अगेंस्ट रूल है, तो आपका कैंडिडेचर उसी टाइम कैंसल कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रेलवे को यहाँ तक ऑथराइज्ड है कि वो आपको 2 साल आप पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि आने वाले आप रेलवे के कोई भी एग्जाम्स नहीं भर सकते। इसीलिए कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इतना परेशान क्यों होते हैं, आपके पास तो अभी बहुत से मौके आने वाले हैं, ठीक है ना, अपने सीनियर्स को देने दें एग्जाम। चलिए आगे आ जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर हमने एज ग्रुप के बारे में वैसे देख लिया, 18 to 33 ये सब दिया हुआ है, वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और अलग अलग देखिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी दे दिया गया है यहाँ पर। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए देखेंगे तो टोटल कितनी वैकेंसीज हैं सब आरआरबीज का मिला के 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर का वैकेंसीज है, दैट इज सबसे ज्यादा तो इसी का दिख रहा है 3144, और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, दैट इज 732। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, मैंने वही कहा ना, चतुराई चालाकी ना दिखाएं कि भाई एक जोन से नहीं 2 जोन से भर दिया फॉर्म। तो हाँ, फिर अगर डिटेक्ट हो गया कि आपने 2 जोन से भरा है तो आपके फॉर्म जो है वो दोनों जोन्स से कैंसिल हो जाएंगे, तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी ना करें, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे वो बिल्कुल आपको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना है ना। बाद में कहीं पर भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। 3 चीजें जो आप नहीं बदल सकते उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नहीं। और ठीक है, ठीक है। कहीं पर भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वही 3 चीज़ें, आरआरबी जोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 जोन है, आप कहीं से भी जहाँ से भरना चाहें वहाँ से भर सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज तक इस नोटिफिकेशन में एक ऐसा नया चीज़ हुआ है जो आज तक कभी भी रेलवे के नोटिफिकेशन में नहीं देखा गया है, और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ है ना, और नीट के एग्ज़ाम के बाद एनटीए पर बहुत सारे आरोप लगे, है ना, कि उसने अलग अलग तरीके से चीटिंग करवाया, फिर रिजल्ट सही बच्चों का नहीं आया, केस सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े वकील गए, है कि नहीं, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स वालों ने भी बहुत से वकील किए हुए थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का खैर जो भी वर्डिक्ट आया वो तो खैर एक अलग बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अभी एक बिल पास किया गया है इसी 2024 में, उसका नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। कब से ये लागू होना चालू हो गया है, दैट इज 21 जून 2024। अब इस बिल में अगर आप बिल को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बड़े ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो कैंडिडेट चीटिंग, सेटिंग या इस तरीके से कोई भी माल प्रैक्टिस कर रहा है ना, अनएथिकल चीज़ों को कर रहा है जो कि रूल के अगेंस्ट है कि नहीं, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक क्या करता था रेलवे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता था, मतलब वो रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, और सिर्फ इस एग्ज़ाम को नहीं, थ्रू आउट द लाइफ वो रेलवे के कोई एग्ज़ाम्स को नहीं दे पाएगा। मतलब आजीवन प्रतिबंध लग गया उस पे कि भाई आप रेलवे की तरफ से जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं आप जीवन भर नहीं दे सकते। ये तो पहले भी होता था, है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस बिल में नई चीज़ ये हो गई है कि वो तो गया, जीवन भर एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, बट पनिशमेंट भी होगा। और पनिशमेंट ऐसा है 10 लाख का जुर्माना भी है, 3 साल की सज़ा भी है, अलग अलग केसेस में अलग अलग है। और जो इस कैंडिडेट को ये सब अनएथिकल चीज़ करने के लिए जो हेल्प प्रोवाइड करेगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, उसको इस बिल में नाम दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर।
और सर्विस प्रोवाइडर के लिए यहाँ तक तो 10 लाख और 1 करोड़ तक का जुर्माना है, 5 साल का सजा अलग है अगर वो ये रकम नहीं चुका पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब और ये सब भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है उसके तहत होने वाला है ना? तो इसलिए ये सब के चक्कर में नहीं फंसेंगे, ईमानदारी से एग्ज़ाम दें और आगे बढ़ें, ठीक है? आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम, हाँ, बैंड आइटम्स, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो जनरली हमारा एक प्रैक्टिस होता है कि हम पेन, पेंसिल, बॉक्स ये सब चीज़ें लेकर के जाएँ। बट रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलता, आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, ये सब बैंड है ना? जैसे कि आप इवन जो गाड़ी की चाबी वगैरह रहती है वो भी आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप सेंटर पर पहुँचेंगे, आपको सारी चीज़ों को, घड़ी वगैरह जो भी है वो आपको वहाँ पर किसी टेबल पर रखना पड़ेगा। और जिस इंस्टीट्यूट में जनरली कॉलेजेस वगैरह को सेंटर दिया जाता है, तो आपके उस सामान की ज़िम्मेदारी ना वो कॉलेज लेगा, ना रेलवे लेगा, है ना? वो ऐसे ही टेबल पर बाहर पड़े रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसे अपना सब जो भी सामान है पकड़वाइए, आप केवल एडमिट कार्ड लीजिए और एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करिए। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो स्टेज है वो आपका होने वाला है दैट इज़ सीबीटी 1 होगा, है ना? सीबीटी 1 होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले होने वाला है आपका सीबीटी 1। जितने पोस्ट हैं सबके लिए सीबीटी 1 कॉमन होने वाला है। सीबीटी 1 के बाद आने वाला है कौन-सा? सीबीटी 2। तो सीबीटी 2, सीबीटी 1 में जो भी कैंडिडेट्स क्वालीफाई करेंगे और मेरिट लिस्ट से कुछ कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे। सीबीटी 2 के बाद फिर अगर आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर एक और एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे हम शॉर्ट में साइको टेस्ट भी कहते हैं। और अगर आप वो टाइपिस्ट वाला जो मैंने बताया था, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है? और इसके बाद फिर आप देंगे आई मीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? मेडिकल। और एक गुड्स गार्ड का पोस्ट ऐसा है जहां पर सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद क्या होगा? मेडिकल। तो बहुत से कैंडिडेट्स देखिए, टाइपिंग बहुत से लोगों को नहीं आता, तो वो टाइपिस्ट वाले पोस्ट को नहीं भरते। कुछ लोगों को ये सीबीएटी भी झंझट लगता है तो इसे भी नहीं भरते और डायरेक्ट कौन से पोस्ट को भर देते हैं? गुड्स गार्ड वाला। क्योंकि उस गुड्स गार्ड में देखिए जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो इसलिए इजी हो जाता है, जिसे गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा गया था। मैंने गुड्स गार्ड बोला, यहाँ पर उसे गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जा रहा है। तो उनको क्या है कि सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं है, सीबीटी 2 उनका फाइनल एग्जाम है। जो सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उनको पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीटी 2 के बाद आपको एक टेस्ट और देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके डिटेलिंग्स क्या होंगी वो हम किसी और वीडियो सेशन में करेंगे, क्योंकि इसको होते होते रेलवे जितना भी जल्दी एग्जाम करवाए, सीबीटी 1 कराएगा उसका रिजल्ट आएगा, सीबीटी 2 कराएगा उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीबीएटी। तो जितना भी फास्ट कराए, सीबीएटी आज से 6 महीने के बाद ही होने वाला है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है ना? तो ये स्टेजेस ऑफ एग्जाम हो गए और यहाँ पर वही दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे कि सीबीटी 2 है ना? तो सीबीटी 2 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 15 टाइम्स होंगे, है ना? अब क्या 15 टाइम्स होंगे? सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर आई मीन किसी किसी पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है, लेट अस सपोज 100 वैकेंट सीट्स हैं, वहां पर 100 वैकेंसी है। तो सीबीटी 2 में कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा? इसका 15 टाइम्स, मतलब कि 1500 कैंडिडेट्स सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीबीटी 1 को कितने लोग दे रहे हैं, है ना? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 12 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सारे कैंडिडेट्स में से सीबीटी 2 के लिए केवल 1500 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 टाइम्स है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है 15 टाइम्स। ये जो नंबर है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक ऑलमोस्ट 15 टाइम्स होगा, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट है ना? उसके बाद
सीबीटी 2 के बाद अगर हम स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट की बात करें, एसएम वाले पोस्ट की, तो सीबीटी 2 को जो क्लियर करेंगे वो सीबी80 में जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो सीबी80 में कितने जाएंगे, वैकेंसीज के 8 टाइम्स, 8 गुना। तो वैकेंसी कितनी है हमारी, 100 है। तो सीबी80 में कितने लोग देंगे, इसका 8 टाइम्स मतलब 800, आई मीन 800। तो इसके वो कितने कैंडिडेट्स देंगे, 800 कैंडिडेट्स, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, फिर से देख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 100, सीबीटी 1 में कितने भी एग्जाम दें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीटी 2 में कितने जाएंगे, इस नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 टाइम्स, मतलब 1500। और फिर उस 1500 में से 800 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे सीबी80 एग्जाम देने के लिए, जो कि स्टेशन मास्टर दे रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तीसरा टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये 800 किस वैकेंसी के हिसाब से आए, 100 वैकेंसीज। तो ऐसे अलग अलग जोन्स में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग 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 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसके हिसाब से ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेजेस हैं और ये इसका फंडा यहाँ पर दिया हुआ है कि। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग हर बार की तरह, नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रेलवे में कैसा रहता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं। इसको भी हम समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने ले लिया 100, ठीक है, और आपने ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अनअटेम्प्टेड कितना लिख दिया मैंने, 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ही नहीं किया, है ना, टिक नहीं किया। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपने अटेम्प्ट तो किया है बट बाद में पता चला कि वो रॉन्ग हो गए, तो अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चंस, और इनको भी मैंने ले लिया, चलो मान लिया हमने 20। और फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपने अटेम्प्ट तो किया है और बाद में पता भी चला कि वो कैसे हैं, सही हैं, अटेम्प्टेड राइट क्वेश्चंस, वो कितने हो गए, 60 क्वेश्चंस। तो देखिए टोटल 100 होना चाहिए, टोटल क्वेश्चंस थे आपके 100, 20 आपने अटेम्प्ट किए ही नहीं, 20, और टोटल अटेम्प्ट आपने कितना किया है, 80 क्वेश्चंस। लेकिन उन 80 क्वेश्चंस में से जो आपने अटेम्प्ट किया है 20 क्वेश्चंस गलत हो गए और केवल 60 क्वेश्चंस सही हो। तो जो आपका मार्क्स यहाँ पर बनेगा दोस्तों, वो मार्क्स क्या बनेगा, देखिए सही कितना किया आपने, 60, तो उसका 1 मार्क मिलेगा, प्लस गलत कितना किया आपने, 20, तो उसका कितना मिलेगा, -1/3। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 का मतलब ये होता है। और बचा जो 20 क्वेश्चंस है वो तो आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं, तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप इसको चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, +20 और उसको आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो ये हो जाएगा 60 -20/3, दैट इज 6.67 प्लस 0, और ये लगभग आ जाएगा आपका, दैट इज 53.33। अब आप देख रहे हैं जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पॉजिटिव मार्किंग के भी हिस्से को लेकर के चला गया, इसलिए जो तुक्का वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तुक्के वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ, जनरल इंस्ट्रक्शंस एडमिशन टू ऑल स्टेजेस ऑफ प्योरली प्रोविजनल, ठीक है। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि आपको, हाँ हाँ, मतलब कहीं भी जो क्या कहना चाहिए, कहीं पर भी वही फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देना है। अदरवाइज किसी भी स्टेज में अगर पता चलता है तो रेलवे क्या कर देगा आपको, है ना, डिवेयर कर देगा, मतलब आपको एग्जाम से एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर देगा। यही सब तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। और कभी भी रेलवे आपसे किसी भी हार्ड कॉपी मतलब पोस्ट वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसलिए जो मतलब कोई फ्रॉड वगैरह से बच करके आपको चलना है, केवल ऑनलाइन ही आपको कम्युनिकेशन करना है रेलवे से। चलिए इस स्लाइड में अगर देखें तो ठीक है, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह को लेकर के, क्योंकि हमें तो अभी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम देना है, उसके बारे में ही हमको देखना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है, जैसे कि सीबीटी 1 जनरली जो सीबीटी 1 के सेंटर्स हैं वो रेलवे हमारे होम टाउन में ही देता है, आज तक ऐसा देखा गया है। लेकिन सीबीटी 1 के बाद जब सीबीटी 2 होता है तो वो थोड़ा सा स्टेशन जो है वो दूसरा होता है, मतलब ट्रेन का हेल्प लेना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है ट्रेन के थ्रू। फिर जो सीबी80 होगा, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए जैसे मैंने बताया, या जो टाइपिस्ट वाला जो टेस्ट होगा वो होगा, तो इसके लिए भी ट्रेन ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जहाँ कहीं पर भी ट्रेन जर्नी हमको करना पड़ता है
और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको रेलवे ई कॉल लेटर के साथ फ्री पास भी देगा, वो भी आपको मेल करेगा। बट वही है, अब आप फ्री पास, आपको ये प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो आपको ट्रेन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका जो आईडी है ओरिजिनल, वो आपको होना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो ये सब जो आपको दिया गया है, और वैकेंसीज वगैरह के बारे में एनेक्सर ए में बताया गया है, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब आगे आपको पता चल जाएगा। कम टू दी मेडिकल फिटनेस दिया है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्या है, A3 क्या है, ये सब बात के हैं। और ये सब देखिए ऐसा है कि ये सब आपको खुद का जिम्मेदारी लेते हुए पढ़ना है ना, कि भाई आपका क्या, क्योंकि आप अपने बारे में जानेंगे ना, आप किसमें सेट हो रहे हैं। तो ये आप भले आप कोई भी वीडियो सेशन करिए नोटिफिकेशन का, सबको भले आप सुन लीजिए, बट अल्टीमेटली फॉर्म भरने के पहले ना आपको एक बार गुजरना जरूरी है नोटिफिकेशन से, ऐसा मैं अपील करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में बेहतर जानेंगे, ठीक है। और ये सब सर्जरी वगैरह अगर आपने करवाया हुआ है तो ये सब आपको पढ़ करके ही डिसाइड करना है क्या करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैं डेट के बारे में बता रहा था, अब ये डेट आ गया है भाई, 18 से 36 तो बोल दिया है, बट जैसे अनरिजर्व कैटेगरी वाले 18 से 36 ईयर्स के लोग भर सकते हैं, बट फिर भी कंफ्यूजन होता है ना, बॉर्डर वाले जो ईयर है उनमें कंफ्यूजन आ सकता है कि मैं भर सकता हूँ कि नहीं। तो वो कंफ्यूजन को रेलवे ने एक बार में दूर कर दिया है। देखिए बहुत सिंपल दो डेट्स दे दिया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है बट वो अनारक्षित है, मतलब जनरल कैटेगरी के, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसके बीच में रहना चाहिए समझिएगा, वो रहना चाहिए 2 जनवरी 1989 के बाद या उसी दिन, और 1 जनवरी 2007 के पहले या उसी दिन। मतलब ये जो डेट्स दिख रहे हैं ना, अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, और उसका डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में है या तो इन दो डेट्स को है, तो वो ये फॉर्म भर सकता है ना, ठीक है। मतलब उसकी पैदाइश होनी चाहिए 2 जनवरी 1989 के बाद और 1 जनवरी 2007 के पहले। और हाँ, अगर कोई 2 जनवरी 1989 को ही पैदा हुआ है तो वो भी भर सकता है, कोई 1 जनवरी 2007 को पैदा हुआ है तो वो भी भर सकता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो उसका डेट क्या दे दिया है, 2 जनवरी 1986 और 1 जनवरी 2007, इसके बीच होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, या अगर वो इन्हीं डेट्स को भी पैदा हुआ है तो भी भर सकता है। SC/ST की बात करें तो उनके जो दो डेट्स हैं वो है 2 जनवरी 1984 और 1 जनवरी 2007, इन दो डेट्स के बीच में होना चाहिए, या तो इन दो डेट्स कोई भी पैदा हुआ है अगर वो, तो भी भर सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, नीचे वही सारी चीजें हैं। और एज रिलैक्सेशन और मिलता है, जैसे एक्स सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो अपने अपने हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो आप डिटेलिंग्स कर पाएंगे। फिर PWBT, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो वो कौन से लिस्ट में कौन कौन से डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है वहाँ पर, ये सारे जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वही है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाले पोस्ट सब निकले हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म का फीस दे दिया गया है कि नहीं। देखिए पहले लोग क्या करते थे कि फॉर्म भर देते थे, जाना नहीं जाना बाद में देखेंगे, ऐसा कर देते थे, है ना। उससे रेलवे को फिर तैयारी में दिक्कत होता था, भाई कैंडिडेट्स के लिए तैयारी करना पड़ता है, बाद में पता चला कैंडिडेट आया ही नहीं। अभी क्या कर देता है रेलवे कि भाई आपको ना फीस तो देना पड़ेगा 500, और बाद में फिर आपको 400 जो है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, वो ऐसा है अनरिजर्व वालों के लिए। और वही जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 250 देना पड़ेगा, और पूरा का पूरा 250 उनके अकाउंट में एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। फिर यहाँ पर वही फीस का क्लोजिंग डेट वगैरह बताया गया, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी है वो किस कैंडिडेट को कहा जाएगा, वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो भी यहाँ पर दे दिए। तो आप पढ़ेंगे 7.4 में दिया गया है, आर्टिकल 7.4 में, अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप उनको जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है आप उसको पाने के हकदार
हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा। ये सब वही चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेज, जैसा कि हमने देखा था सीबीटी 1 सबके लिए कॉमन है, जो भी पोस्ट है। उसका सिलेबस जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है देखिए। पहले तो एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी माना कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सारे के सारे जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही मतलब एक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमको इसे पढ़ना है। इस चैनल में आपको जो क्लासेस मिलेंगी, हम कोशिश तो करेंगे कि रेलवे के जितने सब्जेक्ट्स हैं हम उसको करें। बट हम जो शुरुआत जो करने वाले हैं हम इस चैनल में, वो हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के भी जनरल साइंस के सेक्शन से। वो इसलिए क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके एनटीपीसी में तो आने ही वाला है, नो डाउट। बट आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री वाले होंगे, बीई या बीटेक, जिन्होंने जूनियर इंजीनियर का भी फॉर्म भरा होगा अभी जो कुछ दिन पहले निकला था, और अब वो एनटीपीसी का भी फॉर्म भरेंगे। इन दोनों ही एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका अच्छा खासा वेटेज दोनों में है। अगर मैं जेई की बात करूं तो उसमें तो सीबीटी 1 में बकायदा 30 नंबर का जनरल साइंस ही है। यहाँ पर भी हम देखें तो अच्छा खासा वेटेज जनरल साइंस का रहता ही है। इसलिए इस चैनल में जो क्लासेस शुरू होंगी, पहला सब्जेक्ट जो शुरू होगा वो होगा जनरल साइंस का। तो जब कभी भी आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है। वही नेगेटिव मार्किंग वगैरह बताया है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या है, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सब 10th के हैं। अगर आप देखेंगे तो 9 10th के जो सिलेबस हैं वही यहाँ पर पूछे गए हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कहिए, मैथमेटिक्स कहिए, जनरल अवेयरनेस कहिए, अगर आप इन तीनों सेक्शंस को मिला देंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि इंडिया में ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ना ये सिलेबस कॉमन है। ये सिलेबस कॉमन है सीबीटी 1। चाहे आप स्टेट के व्यापम के एग्जाम्स ले लें, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स ले लें, बैंकिंग के एग्जाम्स ले लें, है कि नहीं, रेलवे के एग्जाम्स ले लें, चाहे वो एलपी हो, ग्रुप डी हो, जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, सबके में ये 3 चीज़ें जो है ना ये कॉमन है। इसलिए आप एक जगह भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत जगह बेनिफिट्स इसके मिलने हैं। और जनरल अवेयरनेस में भी देखिए सब दे दिया है। जनरल साइंस के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कि अप टू क्लास 10th सीबीएसई। बट बात वही है कि सीबीटी 1 में तो 10th के सीबीएसई तक रहता है, बट सीबीटी 2 में जो पेपर का टफनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमको कहीं कहीं पर थोड़ा आगे भी पढ़ना रहता है। जरूरी नहीं है कि चीज़ें 10th तक ही रहे। हाँ, लेकिन सीबीटी 1 की बात करें तो 10th तक ही रहता है। सीबीटी 2 का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है साथ में, है ना। अब देखिए जैसे कि सीबीटी 1 में आपको कितने आई मीन टाइम मिल रहा था, तो टाइम आपको मिल रहा था सीबीटी 1 में, देखिए 90 क्वेश्चंस थे, और सॉरी 90 मिनट्स था टाइम जो था, 100 क्वेश्चंस थे। तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 90 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स हो गए, 90 इंटू 60 सेकंड्स, और कितने क्वेश्चंस हो गए आपके पास, 100। तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए हमको समय मिलेगा 54 सेकंड्स। अब यही चीज जब आप सीबीटी 2 में जाएंगे ना तो देखेंगे वहाँ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हो गए हैं, 120। इधर से देखिए क्वेश्चंस हो गए हैं 120, बट जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का 90 मिनट्स ही है। अब देखिए 90 मिनट मतलब कितने सेकंड्स हो गए आपके पास, फिर से तो 90 इंटू 60 सेकंड्स, कितने क्वेश्चंस हैं, 120, 61 जा 62 जा, और ये कट करके आ जाएगा 45 सेकंड्स। तो वहां पर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज अगर हम बात करें तो 54 सेकंड्स हमको मिल रहे थे, है कि नहीं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिल रहे हैं, 45 सेकंड्स। ये 54 सेकंड्स और ये 45 सेकंड्स। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड रहते हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है इन कंपैरिजन टू सीबीटी 1। तो टोटल उसमें 100 थे, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, 120 हो गए।
सिलेबस की अगर हम बात करें CBT 1 और CBT 2 की, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड CBT 2 में थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको जैसे शुरू से ही पढ़ना है तो तगड़ा पढ़ना है कि नहीं? जैसे शुरू में हम जैसे जनरल साइंस चालू कर रहे हैं तो उसको उसी टाइम ऐसा पढ़ लेना है कि वो 1 और 2 दोनों में काम आए। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कम टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, यहाँ पर भी वही है, जनरल अवेयरनेस के जो आपको क्या बोलना चाहिए, सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। CBAT की अगर हम बात करें, CBAT को आपको पता है स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट में क्या हो रहा था, CBT 1 के बाद CBT 2 हो रहा था, और CBT 2 के बाद एक टेस्ट और हो रहा था जिसे नाम दिया गया था कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में जो डिटेलिंग्स हैं वो तो आज के सेशन में नहीं होगा, वो किसी और सेशन में होगा, क्योंकि मैंने कहा इस एग्ज़ाम को होने में कितना भी फास्ट RRB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, इसको 6 महीना से पहले नहीं हो सकता ये एग्ज़ाम, है ना? ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म भरना चलेगा, फिर फॉर्म मॉडिफिकेशन चलेगा, फिर CBT 1 एग्ज़ाम होगा, फिर उस पे क्लेम करते हैं, वो सब होता है ना? आंसर की आता है उसका, फिर CBT 2 होगा और यही प्रोसीजर फिर वहाँ चलेगा। ऐसा करते-करते 6 महीना बीत जाएगा। बट फिर भी इसके बारे में देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, मैं आपसे बस उतना ही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि CBAT क्या होता है। जो कैंडिडेट CBT 2 पार करके आ चुके हैं, मतलब ऑलरेडी उसमें कुछ तो स्किल है, नो डाउट, बट अब रेलवे को और फिल्टर करना है, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। तो वहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, IQ चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए, और ये सब प्रेशराइज्ड कंडीशन में आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर ना जो टेस्ट के ग्रुप्स रहते हैं उन्हें टेस्ट बैटरीज कहा जाता है ना? अब एक टेस्ट ग्रुप है, उसमें आपके मेमोरी पावर को टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट ग्रुप है जिसमें आपके जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है कम समय में, मतलब प्रेशराइज्ड कंडीशन है ना? आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, बट आप वो स्ट्रेस को किस तरीके से झेलते हुए डिसीजन ले पा रहे हैं, वो आपको मतलब वहाँ पर जज करना है। आई मीन वो जज करना चाहते हैं आपके लिए जो RRB है, तो वो एक टेस्ट रखेगा। फिर थिंकिंग स्किल क्या है, लॉजिकल माइंड किस तरीके से, उसके लिए ना अलग अलग टेस्ट ग्रुप्स डिजाइन किए गए हैं वहाँ पर, और उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, डेट इज टेस्ट बैटरीज। तो वहाँ पर ऐसे 5 से 6 टेस्ट बैटरीज होने वाले हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क उन सब टेस्ट बैटरीज में कितना रखा गया है, दैट इज 42। और मजे की बात ये है, मजे की बात बोलिए या कुछ अलग बात इसमें ये है कि अभी तक CBT 1 CBT 2 में सब जगह रिजर्वेशन चलेगा। आई मीन रिजर्वेशन कैटेगरी जो है ना, जो भी प्रिविलेज उनको मिलता है रिजर्वेशन का वो मिलेगा, बट यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सारे कैटेगरी वाले को एटलीस्ट इतना मार्क्स चाहिए, 42। ऐसा नहीं कि 42 ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया है, बट 42 क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि 42 तो आपको लाना ही पड़ेगा। 42 नहीं ला पाए तो आप तो फिर हिस्सा ही नहीं रह जाएंगे, है ना? आपके जो आपका आंसर की है वो आपको चेक किया ही नहीं जाएगा। आंसर की तब चेक होगा जब आप एटलीस्ट 42 लाते हैं। तो ऐसे जितने टेस्ट बैटरीज वहाँ पर रहेंगे, मतलब टेस्ट ग्रुप्स रहेंगे, उन सब में आपको एटलीस्ट 42 लाना है। यहाँ पर वही दिया गया है कि कम टू द नेक्स्ट। फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो जूनियर कम टाइपिस्ट वाले जो पोस्ट थे ना, क्लर्क वाले, सीनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट वाले, उनको टाइपिस्ट टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और उसका भी क्राइटेरिया दे दिया 25 WPM, दैट इज वर्ड्स पर मिनट। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए यहाँ पर दिया गया। खैर ये सब तो लास्ट स्टेज है, बहुत आगे का है, अभी हमको फिलहाल एग्जाम क्लियर करना है कि नहीं? तो ये यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। समराइज कर दिया गया है कि अगर हम 5 पोस्ट हैं, पांचों पोस्ट के लिए देखें तो सबको CBT 1 देना है और CBT 2 भी देना ही। बट यहाँ पर 2 पोस्ट ऐसे हैं टाइपिस्ट वाले जिनको टाइपिंग स्किल टेस्ट देने हैं, उनके नाम में टाइपिस्ट आ रहा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। स्टेशन मास्टर को देना है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। इसको साइको टेस्ट भी एक आम बोलचाल में कह देते हैं। और जो 2 पोस्ट बच गए, गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन, सॉरी, और ये वाला
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें केवल आपके 2 सीवीटी ही देने हैं, सीधा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, ये भी कंप्लीट हो गया। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, देखिए आपको जो भी मार्क्स मिलता है वो डायरेक्ट रेलवे आपको नहीं देता है, उसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं और फिर वो मार्क्स निकल करके आता है। तो ये हम जान करके क्या करेंगे, ये रेलवे का टेंशन है, उसको मार्क्स देना है, हमको तो बस एग्जाम देना है बढ़िया से। यहाँ पर फोटो वगैरह का जो भी अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है यहाँ दिया है, यही फॉर्मेट आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, रेलवे बहुत सही काम करते हैं ना, आपको सारी सूचनाएं जो है ना इंफॉर्मेशन पहले से देता है। रेलवे यहाँ पर पहले ही बता देता है कि आप जो भी फोटो है उसके 12 कॉपीज निकलवा लें, क्योंकि अगर आप एंड एग्जाम के लास्ट प्रोसेस तक अगर आप जाते हैं, मतलब पूरे सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस है, तो आपको 12 फोटोज लगने वाले हैं, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर वो वही बताया है कि 12 फोटोज आपको चाहिए। फिर ये सब वैकेंसी टेबल, पोस्ट पैरामीटर टेबल, ये सब तो आप उससे भरेंगे। क्रिएट एन अकाउंट, मैंने बताया आपको आरआरबी जोन सेलेक्ट करना है, अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पर फिर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे, ये सब है। और एक चीज, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही चीजों को सब करेंगे, है ना। रेलवे के वेबसाइट्स इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे, जिस भी जोन से भरना है प्रॉपर उसका वेबसाइट एड्रेस आप एंटर कर करके आगे भरेंगे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारा फ्रॉड बहुत चल रहा है, फेक वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो आपको देखना है कि आपको जो पोर्टल है वो आप ऑथेंटिक जगह है कि नहीं, तो वेबसाइट का एड्रेस भी आप यहीं से लें। ठीक, कम टू दी नेक्स्ट पेज। ये फोटो सिग्नेचर अपलोड बताया है, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपको डालना पड़ता है, रिफंड आएगा, हमने डिस्कशन में लिया था ना, रिफंड आएगा, तो भाई जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए वो तो डालना ही पड़ेगा आपको। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ जो है यहाँ से दे दिया गया है, आप यहीं से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ठीक, इनवैलिड फोटोज वगैरह रिजेक्ट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। चलिए, बस इधर वही सब चीज़ें हैं, मेन चीज़ हम कवर कर चुके हैं इसमें। ये जोन्स के वेबसाइट्स दिए गए हैं, जो भी 21 जोन्स हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये कुछ शॉर्टकट्स क्या क्या यूज़ किया है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक, देखिए वही जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जॉब बी वेयर ऑफ डाउट्स एंड जॉब रैकेटर्स, जो धोखाधड़ी करते हैं ना कि हम आपको जॉब लगा देंगे, या पेरेंट्स से मिल जाते हैं कि भाई आपके बच्चे को जॉब लगा देंगे, हमें इतना इतना पैसा दे दें, ये सब फ्रॉडगिरी में नहीं आएंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, ऑफिशियल वेबसाइट एकदम स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करेंगे। एंड बी वेयर ऑफ फेक वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया कंटेंट पुट अप बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स डाउट्स। देखिए आप मुझे भी किसी ना किसी सोशल मीडिया के थ्रू ही सुन रहे हैं, बट एक जेन्युइननेस चेक करने का भी एक तरीका होता है, और आप एक्सपीरियंस से इतना कर सकते हैं। हम यहाँ पर बकायदा नोटिफिकेशन को खोल करके डिस्कशन में ले रहे हैं। इन बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फैलाया जाता है, तो आप किसी को भी देख करके ट्रस्ट ना करें, है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद की लेनी है, और बेहतर ये है कि ऑथेंटिक वेबसाइट से जाएं। और वेबसाइट इसके पीछे स्लाइड में आपको दिया भी था यहाँ पर, है ना, पीछे के पीछे मैंने आपको दिखाया था ना। हाँ, चलिए कम टू द नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग, जैसे मैंने कहा कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, फिर वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। तो अब इधर के स्लाइड्स में ना आपको वही मिलने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जो भी अलग अलग जगह पर लगते हैं, जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय पर्सन हैविंग 40% डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूबीडी का क्राइटेरिया था, ये उन सबको पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसा चीज है जो आपको पर्टिकुलर पढ़ना है, क्योंकि ये कॉमन चीज नहीं है ना, ये सबके लिए, ये पर्सनल लेवल पे चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा। फिर देखिए सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से फिर वैकेंसीज वगैरह इसके बाद चालू होगा। यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, जितने पोस्ट हैं सब में क्या चाहिए आपको, सब में डिग्री चाहिए, सब में डिग्री 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 डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री आपको चाहिए, कॉलेज वाला डिग्री होना चाहिए। यहाँ से वैकेंसीज फिर आपको दे दी गई हैं, जैसे अभी हम आरआरबी अहमदाबाद का दिखा रहे हैं, तो अनरिजर्व के लिए 61 है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें, 2 मिनट थोड़ा सा इसको,
अनरिजर्व कैटेगरी के स्टेशन मास्टर की बात करें तो 32 पोस्ट है। तो ऐसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आरआरबी अहमदाबाद को देखें तो 202 पोस्ट है। ऐसे ही ना सारे जोन्स में अलग अलग है। आप किस जोन से भरेंगे ना वो आप डिपेंड करता है, या तो आप पोस्ट को देख करके डिसाइड करिए, या तो आप जोन के लोकेशन, मतलब आपको अगर जॉब मिलता है तो किस लोकेशन में मिलेगा, वो लोकेशन आपको कितना सूट कर रहा है आप उसको देख करके डिसाइड करिए। ये दो पैरामीटर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर ये पूरे जो 21 जोन्स हैं उन सब का वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए कैटेगरी वाइज दे दिया गया है कि नहीं। और मतलब वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज तो देना ही पड़ेगा, उस हिसाब से ही तो भरेंगे। जैसे ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम का दे दिया है, तो 1 2 3 5 है ना। चीफ कमर्शियल एक पोस्ट यहाँ पर है ही नहीं। कौन सा पोस्ट नहीं है? वो जो जूनियर कम टाइपिस्ट वाला पोस्ट था वो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। फिर वन रिजर्व में कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, तो ये जिनको जहाँ से भरना है ये अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से भरेंगे। और इस तरीके से साथियों हम आ गए हैं लास्ट पेज में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के बारे में जितना भी डिटेलिंग्स हम कर सकते थे हमने कर लिया है। बट आप फॉर्म भरने से पहले खुद भी एक बार इसे पढ़ लें पूरा, है कि नहीं। खास करके जो कैटेगरी वाले हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, और जो अनरिजर्व हैं, ना उनमें कोई डिसेबिलिटी है, वो अनरिजर्व है, ना वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तो उनको नोटिफिकेशन नहीं भी देखेंगे, जितना हमने डिस्कस किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूबीडी वाले SC ST जो कैटेगरी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, वो सब डेफिनेटली पोर्टल पर जा करके यानी वेबसाइट्स पर जा करके नोटिफिकेशन को देख लें। और बहुत जल्दी ही इस चैनल पे जैसे कि मैंने बताया आरआरबी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और मैं एक ऐसे सब्जेक्ट से चालू करने वाला हूं जो कि आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर में भी आपको काम में आने वाला है, और एनटीपीसी में तो डेफिनेटली काम में आएगा ही, और वो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, है कि नहीं। तो जब कभी भी क्लासेस चालू होंगे 1 2 दिन के अंदर ही क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।